जो मेन फोकस है हमारा वो पेपर को अटेम्प्ट करने पर है। अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो पेपर अटेम्प्ट करने पर। लाइनें जो लिखी हुई थी वो समझ में ही नहीं आ रही थी ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ गए। केमिस्ट्री में भी मुझे 1 से ज्यादा घंटा लग गया। तो वो जो ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको उलझाने के लिए दिए जा रहे हैं उनमें मत उलझो शुरुआत में। 5 + 7 12 होगा कि 13 होगा, इसको कंफर्म करते हैं अपन पेपर में। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। लास्ट में एक साथ सारे क्वेश्चन की ओएमआर फिल करने में कई बार गलती हो जाती है। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? तो बेटा नीट की तैयारी खतरनाक तरीके से चल रही है। आई होप आप सभी की तैयारी, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहा होगा बेटा। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके साथ डिस्कस करने के लिए। देखो, हम निरंतर बस इसी भावना के साथ काम कर रहे हैं कि बस आपका भला होता रहे, आपका नीट क्रैक हो जाए, आप अच्छे से डॉक्टर बन जाओ, आपका जेई क्रैक हो जाए, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाओ। तो बेटा देखो, तैयारी तो अपन ने बहुत अच्छे से कर ली है, लेकिन रिवीजन वगैरह सब अच्छे से हो गया सर। मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए और पीवाईक्यूज भी लगा लिए, जेई मेन के भी लगा लिए, नीट के भी लगा लिए, सब हो गया। लेकिन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकती है, और वो है, जैसे कि नीट वाले बच्चों की हम बात करें, 5 तारीख को जो पेपर आने वाला है बेटा, वो पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, यानी कि पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि अपन मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके हमारी तैयारी से। देखो, ऑब्वियस ही बात है, हम सभी चाहते हैं कि हमारे 700 से ज्यादा ही नंबर आए, हमें बहुत अच्छा कॉलेज मिले, है ना। तो बेटा ये काम आप कैसे कर सकते हैं? क्या कोई इफेक्टिव तरीका है पेपर अटेम्प्ट करने का? तो बेटा देखो, आज अपन बात करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट नीट 2024 क्वेश्चन पेपर। पेपर नीट का कैसे अटेम्प्ट करना है इस बार। तो बेटा नीट का या कोई भी एग्जाम अगर अपन कवर करें तो अपन ये स्ट्रैटेजी उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेटा, ये कोई एक ऐसा नहीं, कोई जादुई नुस्खा नहीं है जो आपको एकदम से मतलब सीधे 200 से 700 नंबर पे पहुंचा देगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है, आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से रिवाइज कर लिया है। अब जो मेन फोकस है हमारा वो पेपर को अटेम्प्ट करने पर है। ऐसा नहीं है कि सर मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, सर मैंने बायोलॉजी अच्छे से नहीं तैयार की है, अब मुझे बताओ कि मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं कट ऑफ क्लियर कर जाऊं 700 पर। नहीं बेटा, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, आपकी स्टडीज अच्छे से हो गई है, रिवीजन अच्छे से हो गया है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो गई है, तो अब नेक्स्ट जो आपको ध्यान देना है वो पेपर अटेम्प्ट करने पर। कैसे अटेम्प्ट करें पेपर? तो बेटा देखो, पेपर को अटेम्प्ट करने की, नीट के लिए हम खासकर बात कर रहे हैं, नीट को अटेम्प्ट करने की जो एक क्लासिकल टेक्निक है, जो क्लासिकल अप्रोच है वो यही है, और ज्यादातर बच्चों पर हम यही अप्रोच यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे यही अप्रोच यूज करते हैं। अगर मैं नीट का एग्जाम देता तो मैं भी यही अप्रोच रखता स्टार्टिंग में कि सबसे पहले अपन बायोलॉजी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है नीट के बच्चों की बायोलॉजी स्ट्रांग होती है, तो वो पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करते हैं और करना भी चाहिए। फिर उसके बाद केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बायोलॉजी में एक तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ हम क्वेश्चन सही करेंगे, दूसरा इन दोनों सब्जेक्ट्स में कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं जो कि हम सिर्फ पढ़ के और टिक लगा के आंसर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने पर हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुरुआत में ज्यादा सही करने को मिलते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। तो इसी इफेक्टिव टेक्निक का यूज करके मैंने एक और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसमें कर दिया है, और इसको कई बच्चों पर अप्लाई भी करवाया है। मुझे काफी अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिला है बेटा इस पर, तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, ये टेक्निक एकदम क्लासिकल टेक्निक है। अगर आप इसी तरीके से पेपर अटेम्प्ट करते हो, आपके 650 प्लस या 700 के नियर नंबर आ रहे हैं, अच्छा है, आप ये टेक्निक यूज करते रहो। लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नया मत करो। अगर आपके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, 600 प्लस भी आ रहे हैं, तो आप थोड़े बहुत चेंजेस करते रहो अपने मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन अगर आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसा आप कर रहे हो वैसा करते रहो। लेकिन आप ये चाह रहे हो कि सर मेरे 500 नंबर आ रहे हैं, सर मेरे 450 आ रहे हैं, अब मैं इसको इंप्रूव कैसे करूं? पढ़ा मैंने सब है, क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने सब कर रखी है, लेकिन मैं इसको इंप्रूव कैसे करूं? मेरा पेपर जब मैं देने जाता हूं तो मुझे वहां पर सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, पेपर देने पर मेरे मार्क्स नहीं आते, तो उसके लिए ये वीडियो खासकर रहेगा। तो बेटा हमने क्या किया है, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए अपन ने थोड़ी सी नॉन क्लासिकल अप्रोच का यूज किया है, जिसपे अपन सीक्वेंस तो यही रखेंगे, पहले अपन बायोलॉजी ही अटेम्प्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे। देखो, इसमें ये जो क्लासिकल अप्रोच है ना, इसमें देखो 99% बच्चे ऐसा ही करते हैं, या ऐसे मान लो कि 95% बच्चे ऐसा ही करते हैं कि पहले बायोलॉजी देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छी फिजिक्स होती है
है ना? तो वो केमिस्ट्री की जगह फिजिक्स अटेम्प्ट कर लेते हैं, या फिर उनको अगर दिख जाता है शुरुआत में कि यार केमिस्ट्री में शुरुआत के 10 क्वेश्चन में लफड़ा लग रहा है मुझे, उल्टा फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े से आसान लग रहे हैं शुरुआत के, तो वो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपका फिजिक्स ज्यादा स्ट्रांग है तो आप पहले फिजिक्स को अटेम्प्ट करके फिर केमिस्ट्री को भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू। ठीक है, ये आपके ऊपर है ना? लेकिन 99 या 95% केस में ऐसा चलता है और इससे अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये सीक्वेंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो अब आपको करना है क्या बेटा, आपको ये जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है कि पहले आप पूरा बायोलॉजी करोगे, उसके बाद ही फिर केमिस्ट्री पर आओगे, फिर पूरा केमिस्ट्री करोगे, फिर उसके बाद ही फिजिक्स पर आओगे। ऐसे केस में क्या देखने को मिलता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है कि सपोज बायोलॉजी का पेपर अगर लेंदी आ गया, तो क्वेश्चन तो आपने कर दिए, क्वेश्चन तो सारे कर दिए, आप 350 के करीब नंबर ले आए बायो में, लेकिन पेपर करने में सर 1.5 घंटा निकल गया। सर मुझे तो 1.25 घंटे तो बायो में ही लग गए सर, पेपर बहुत लेंदी था सर। ठीक है, फिर उसके बाद सपोज केमिस्ट्री का फिजिकल वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, ऑर्गेनिक वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी आ गया, या आईओसी वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी आ गया कि सर लाइनें जो लिखी हुई थी वो समझ में ही नहीं आ रही थी, ट्रू है या फॉल्स है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ गए, केमिस्ट्री में भी मुझे एक से ज्यादा घंटा लग गया। तो फिजिक्स आसान तो आया था, लेकिन टाइम ही नहीं बचा सर फिजिक्स करने के लिए। और ऐसा पिछले 2-3 साल में कई मेरे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, फिजिक्स अटेम्प्ट करने के लिए सर टाइम ही नहीं बचा, या सर फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर लिया तो केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचा। तो बेटा आपको अब क्या करना है, आपको पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, मैं ये जो टेक्निक बता रहा हूं बेटा, इसको आप पहले अपने नीट से पहले, मैं पहले ही कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये आपका सिलेक्शन करवा भी सकती है और रुकवा भी सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो टेक्निक है बेटा, आप इसको पहले अपने मॉक टेस्ट, 3-4 मॉक टेस्ट पर अप्लाई करेंगे। अगर इस टेक्निक से आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तब आप इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द क्लासिकल अप्रोच। आप एक क्लासिकल अप्रोच से ही पेपर अटेम्प्ट करते रहें, प्लीज कुछ नया अपने साथ एक्सपेरिमेंट मत करना। आप अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे होंगे, या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहे होंगे, उन पर इस टेक्निक को यूज करो। आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो आप इसको फर्दर आगे इस पर प्रैक्टिस करो और नीट का एग्जाम इसी तरीके से करके आना। अदरवाइज आप क्लासिकल अप्रोच से ही करके आओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे भी अच्छे मार्क्स आते हैं बच्चों के। ठीक है, तो बेटा करना क्या है आपको इसमें, आप ऐसे एक बार करने की कोशिश करना अपने मॉक टेस्ट में। आपको पेपर 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है, राउंड 1 और राउंड 2। याद रखना, राउंड 1 थोड़ा सा फास्ट रहेगा, राउंड 1 थोड़ा सा फास्ट रहेगा, आपको क्वेश्चन इसमें फास्ट ही सॉल्व करने। ठीक है, वो कैसे होंगे वो मैं बताता हूं। और राउंड 2 आपको फास्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप फास्ट हो जाएगा, क्योंकि राउंड 2 अपन बाद में लगाएंगे। तो बेटा राउंड 1 में आपको करना क्या है, आप वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, आप वही सीक्वेंस फॉलो कर लो। आप पहले बायोलॉजी ले लो, ठीक है, क्योंकि बायो में हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। बायो में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे कि आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर टिक करो। ठीक है, देन उसके बाद आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ज्यादातर लोग केमिस्ट्री ही अटेम्प्ट करते हैं, तो अपन पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप चाहो तो फिजिक्स भी ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कंफर्टेबल होता है तो आप फिजिक्स ले सकते हो। ठीक है, अब बेटा जब आप ये सीक्वेंस अटेम्प्ट करोगे, अब आपको इसमें ऐसा नहीं करना कि पहले पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के ही करूंगा मैं। उसमें आपको करना क्या पड़ेगा, 100 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे बेटा, तब जाके 90 करने हैं, आपको याद है ना? तो बेटा आपको तो 45-45 करने दोनों में। आप ऐसा करो, बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन में से आप पूरे के पूरे 90 एक साथ अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि बेटा ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे 90 क्वेश्चन आपको ऐसे आते होंगे कि आपने इधर देखा और इधर टिक किया। अगर ऐसा आता है तभी करना। ठीक है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि बस आपने, बायोलॉजी में भी इवन नहीं आते कि आपने देखा और टिक किया, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? मैं ये मान के चलता हूं कि बीच में कुछ क्वेश्चन जरूर ऐसे आते हैं कि जिनमें आपको उलझाया जा सके। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन जरूर डालते हैं, आप उलझो उस क्वेश्चन में, टाइम वेस्ट करो अपना, बार बार आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, आपको ललचाने के लिए इस तरीके के ऑप्शंस बनाए जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आपको राउंड 1 में फास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और यहां पर आप वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कंफर्म पता चल गया कि इसका आंसर यही है, आपने आंसर टिक किया, आप आगे बढ़ गए। केमिस्ट्री में भी यही सीक्वेंस रखना है और फिजिक्स में भी यही सीक्वेंस रखना है। आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं एक साथ। आप ये मान के चलो, आपने बायोलॉजी में 90 में से 50 या 60 क्वेश्चन कर लिए बेटा, 30 क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ दो। और ये 30 क्वेश्चंस वो हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं या फिर थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। यही आपने केमिस्ट्री में किया, आपने 45 क्वेश्चन आपको लगाने, टोटल 50 क्वेश्चन उसके लिए पढ़ने पड़ेंगे आपको। सपोज आप पूरे 50 पढ़ोगे, उसमें से 45 लगाओगे, या मान लो आप तो सिर्फ 45 ही देखोगे और 45 के 45 ही करोगे, बाकी के 5 तो आप देख भी नहीं रहे। उसमें से भी बेटा आपको ऐसा तो नहीं है कि पूरे 45 ऐसे होंगे कि यार ये क्वेश्चन, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर।
खासकर फिजिकल में आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ सकती है। आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कुछ ऐसे ट्रिकी ऑप्शंस डाल दिए जाए जिसमें कंफ्यूजन आ जाए कि यार ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सोचना पड़ जाए, है ना? तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखे, आप उनको छोड़ दो, उन पे गोला मार दो, उन पे गोला मार दो, उनको बाद के लिए बचा के रखो राउंड 2 के लिए। ठीक है? आपने सपोज यहां पर 30 क्वेश्चन कर दिए या 40 क्वेश्चन कर दिए, सपोज इजी आया तो 40 कर दिए, वरना 30 कर दी, तो एवरेज अपन 35 मान लेते हैं। और ऐसे फिजिक्स में भी बेटा 35 क्वेश्चन अपन ऐसे मान लेते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ट्रिकी हर पेपर में आएंगे। तो वो जो ट्रिकी क्वेश्चन है जो आपको उलझाने के लिए दिए जा रहे हैं, उनमें मत उलझो शुरुआत में। आप पहले पूरे पेपर में वो क्वेश्चंस फिक्स कर लो जो आपको 100% मार्क्स देके जाएंगे ही जाएंगे। मान लो अगर आपने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया, शुरुआत में बायोलॉजी जो है लेंदी आ गया, और उसके कंपैरिजन में इस बार फिजिक्स आसान आ गया, और बायोलॉजी का पेपर बेटा पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कि लेंदी आ रहा है, और इस बार भी अपन ये मान के चलते कि लेंदी आएगा, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन। ठीक है? तो अगर लेंदी आ गया और ये इजी आया, तो बेटा अगर आप इसको थोड़ा सा 10 या 15 मिनट और दे दे, तो हो सकता है आप ज्यादा और क्वेश्चन सही कर पाते, तो उधर तो आपको मार्क्स उतने ही मिले, लेकिन आपने यहां के मार्क्स खो दिए। तो बेटा प्लीज पहले उन क्वेश्चंस पर फोकस करो जो 100% आप कॉन्फिडेंट हो कि ये तो मेरा सही होना ही है। आपने इतने क्वेश्चंस बेटा, इतने क्वेश्चंस आपने फिक्स कर लिए कि इतने नंबर तो मेरे आ ही गए पहले राउंड में, और ये राउंड आपने फास्ट लगाया बेटा, ये राउंड आपने फास्ट लगाया है। अब बाकी का बचा, ये राउंड आपका हो सकता है 1.5 घंटे में ही हो जाए, या फिर आपको हो सकता है 2 घंटे लग जाए इस राउंड में। लेकिन बेटा आपने क्या कर लिया, आपने इतने नंबर तो फिक्स कर लिए, इतने क्वेश्चंस तो आपने फिक्स कर लिए। अब आ जाओ आप राउंड 2 पे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बेटा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जिन पर आपने सर्कल लगाया था, अब उन पर जाओ और उनको अटेम्प्ट करो। इसमें भी आपको सेम सीक्वेंस रखनी है बेटा, सेम सीक्वेंस रखनी है। आपने बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन छोड़े थे, तो आपको सेम सीक्वेंस रखनी है। पहले बायोलॉजी करनी है, देन उसके बाद केमिस्ट्री करनी है अगर आपको लगता है केमिस्ट्री इजी है, और उसके बाद फिजिक्स करना है अगर आपको लगता है फिजिक्स इजी है। ठीक है? होगा क्या, बायोलॉजी में जब आप वापस थे, जब आप राउंड 2 पर आओगे, जब आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगाओगे, तो इन दोनों के कंपैरिजन में आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस बेटा इस पर होता है। जब आप राउंड 2 वापस से शुरू कर रहे हो, आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगाओगे, सही होते जाएंगे, तो एक बार वापस से आपका पेपर के बीच में कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और सारा खेल कॉन्फिडेंस का ही है मेरे भाई, सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। कॉन्फिडेंस अगर हाई होगा, कॉन्फिडेंट रहोगे पेपर को लेके, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कॉन्फिडेंस से ही दिख जाएगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। ठीक है? तो बेटा ये चीज आपका, जब आप राउंड 2 में बायोलॉजी के क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन सही होंगे, कॉन्फिडेंस जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा ना बेटा, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस में सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सिली मिस्टेक्स कब होती हैं? अपन पेपर में क्या करते हैं, 2+2 को भी 4 होता है ऐसे काउंट करके देखते हैं उंगलियों पे, 5+7 12 होगा कि 13 होगा, इसको कंफर्म करते हैं अपन पेपर में। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर दूंगा, मैं 5 और 7 को गलत तो नहीं जोड़ दूंगा। ऐसी हालत हो जाती है एग्जाम में, प्रेशर ही इतना ज्यादा हो जाता है एग्जाम का। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। नीट का ही एग्जाम है, आपने साल भर प्रैक्टिस की है ऐसे एग्जाम्स की, साल भर आपने एग्जाम्स दिए, तो कॉन्फिडेंट रहना, इस टेक्निक को यूज करना। और फिर उसके बाद एक लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है बेटा। ये हो गया, ये हो गया, ये राउंड 1 और राउंड 2 कर देने के बाद अगर आपके पास 5 से 10 मिनट बचते हैं, जो कि ऐसा मैंने देखा है स्टूडेंट्स के पास 5 से 10 मिनट बच जाते हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनका सब कुछ तैयार है, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ अच्छे से कर रखी है उन्होंने। तो बेटा 5 से 10 मिनट बचता है जब, तब वो पूरे पेपर का रिव्यू करते हैं, पूरे पेपर को रिव्यू करते हैं, खासकर केमिस्ट्री और फिजिक्स। कुछ एक क्वेश्चंस, मान लो 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में ऐसे रह गए कि यार ये हो सकता है कि इसका आंसर ये हो या फिर ये हो, वो 5 से 10 मिनट आप उन क्वेश्चंस को रिव्यू करने में दोगे, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में। ठीक है? आपकी कैलकुलेशंस जो है आपने फास्ट फास्ट करी है, तो हो सकता है आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ जाए कि यार इसमें कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो आपके पास अगर 5 से 10 मिनट बचते हैं, आप उनको एक बार वापस से रिव्यू कर लो। ठीक है? अगर अब ओएमआर फिल करने, अब ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओएमआर फिलिंग। ओएमआर फिलिंग ये आपका सिलेक्शन रोक देती है कई बार। कई ऐसे बच्चे देखे हैं, कई ऐसे नालायक स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन सर मैंने मार्किंग क्वेश्चन नंबर 1 की जगह क्वेश्चन नंबर 2 से चालू कर दी, एक के बाद एक धड़ाधड़ गलत आंसर ओएमआर में भर दिए, सर मेरा सिलेक्शन रुक गया सर ओएमआर की वजह से। सर मैंने गलत आंसर भर दिया इसलिए मेरे इतने नेगेटिव मार्क्स हो गए सर। मार्क्स आने थे मेरे 650 प्लस, 700 के लगभग आने थे, आ रहे हैं मेरे 250 सर। क्यों? क्योंकि मैंने सर ओएमआर गलत भर दी थी।
तो बेटा अगर आपने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है और ओएमआर गलत भर देते हो, तो इससे ज्यादा तो बुरी चीज हमारे साथ और कुछ नहीं हो सकती है। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती है, ना किस्मत की गलती है, ना किसी एग्जामिनर की गलती है। ये सिर्फ और सिर्फ बेवकूफी है, और वो किसकी है? हमारी। उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। तो बेटा ये बहुत जिम्मेदारी वाली बात है कि आप ओएमआर की फिलिंग अच्छे से करें। ओएमआर फिलिंग के लिए क्या होना चाहिए? देखो, आपका जो भी आंसर है, जो भी आप सर्कल करोगे बेटा, जो भी आप आंसर सर्कल करोगे, तो मेरी एडवाइस यही होती, और सभी टीचर की एडवाइस यही होती है कि बेटा जो सर्कल करने वाले होते हो ना, ऐसे बीच में से चालू मत किया करो, ऐसे मत फिल किया करो। आप ऐसे आउटलाइन से सर्कल करना चालू किया करो। बाहर की तरफ से अंदर की तरफ सर्कल को फिल किया करो। ये आपको जब ओएमआर भरनी सिखाई गई होगी क्लास 11 में, तब बताया गया होगा। ठीक है? तो बेटा इससे क्या होता है? इससे दो फायदे होते हैं। एक तो सर्कल अच्छे से फिल हो जाता है, और दूसरा, सपोज आपको, आपने ओएमआर फिल करना, मतलब सर्कल को फिल करना चालू ही किया था, आपको पता लगा कि अरे यार ये तो मैं गलत जगह भर रहा हूं, तो होगा क्या? आपका जो आंसर होगा ना, वो मिटेगा नहीं, उसका डिजिट नहीं मिटेगा, बच जाओगे गलती करने से। ठीक है? तो इसलिए बाहर से अंदर की तरफ फिल करना स्टार्ट किया करो, इस तरीके से फिल किया करो। ठीक है? वैसे तो मैं यही कहूंगा कि कैसे भी फिल करो, बस गलती नहीं होनी चाहिए ओएमआर फिल करने में। बस इतनी सी बात है। ठीक है? क्योंकि ओएमआर फिल कर दी अगर गलत, तो फिर उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है, उसका किसी के पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है? तो बेटा जब आप राउंड 1 कर रहे हो, तो कोशिश ये किया करो कि वो क्वेश्चन जिनमें आप कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप हाथों हाथ ओएमआर उसकी फिल कर दो राउंड 1 की, एंड देन उसके बाद राउंड 2 की ओएमआर फिल करो। क्योंकि इससे आपको पता भी लगता रहेगा कि आप सही क्वेश्चन फिल कर रहे हो या नहीं। लास्ट में एक साथ सारे क्वेश्चन की ओएमआर फिल करने में कई बार गलती हो जाती है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें फिल करो। आपको लगता है कि मैं सबसे लास्ट में भरूंगा ओएमआर, आप वैसा करना चाहते हो आप वैसा करो, लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम बचना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता है, अपन क्वेश्चन करते करते भूल जाते हैं, टाइम नहीं बचता, ओएमआर फिल करना रह जाता है, एग्जामिनर छीनने के लिए आ जाता है ओएमआर अपनी, है ना? कई बार कोई मतलब ऐसा इन्विजिलेटर आ जाता है जो थोड़ा सा मतलब ज्यादा सेंसिटिव नहीं होता है। कई इन्विजिलेटर तो बच्चों को दे देते हैं थोड़ा सा टाइम और एक्स्ट्रा, 2-1 मिनट ओएमआर फिल करने के लिए। लेकिन कोई इन्विजिलेटर अगर ऐसा फंस गया आपके साथ, जो मतलब कर जाए आपके साथ बदतमीजी, छीन ले आपकी ओएमआर, फट जाए, तो ये आपके लिए रिस्क वाली बात है। तो बेटा राउंड 1 में ओएमआर फिल कर दो, इन क्वेश्चंस को पक्का कर लो, फिर जैसे राउंड 2 खत्म हो फिर ओएमआर भरो, तो इससे गलती के चांसेस कम हो जाएंगे बेटा। और अपना सारा फोकस यही है कि हम कम से कम गलतियां करें, कम से कम सिली मिस्टेक्स करें। बस हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स ही हैं जो हमारी साल भर की तैयारी पर, हमारी साल 2 साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है बेटा। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है। ये जो टेक्निक बताई है इसको आप फॉलो करेंगे, अपने जो 3-4 मॉक टेस्ट आप देने वाले हो नीट से पहले, उस पर। और बेटा नीट के 2 से 3 दिन पहले आप रेस्ट मोड में आ जाना। जो हमारा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है बेटा, कि आप रेस्ट मोड में आ जाना नीट से 2 दिन पहले। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि नीट से 2 दिन पहले आप कुछ भी नया ट्राई करना छोड़ देना। जो भी आपने पढ़ा है बस उसको देखते रहना। ऐसा नहीं कि भैया पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी और मस्त बैठ गए एकदम, अरे बस अब हो गया, आप परसों नीट है, परसों नीट देके आएंगे और फिर देखेंगे। नहीं, आप आपने जो पढ़ा है उसको आप देखते रहो और चिल रहो एकदम। अरे यार मैं ये भी कर लेता हूँ, मेरा वो रह गया, अरे वो रह गया। रह गया, रह जाने दो, कोई जरूरत नहीं है। कुछ अब नया नहीं करना है। बस आपका जो हो गया है बस उसी को देखते रहना है, उसी को रिवाइज करते रहना है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट मत करना अब। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है हमारी लाइफ का, इसको हमें बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो एकदम नॉर्मल रहना, कॉन्फिडेंट रहना, नीट फोड़ना है इस बार। ठीक है? याद है ना, खुद से वादा किया था, अब की बार 700 पार। तो बेटा विश यू बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से नीट का एग्जाम देना। मिलेंगे विक्ट्री सेलिब्रेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।